अब कैपिलरी हेमेंजोमास का जो ट्रीटमेंट है उसमें इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर पेशेंट को एम्ब्लायोपिया हो रहा है, उसकी ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो रही है इस ट्यूमर की वजह से, या एक्सपोजर केरेटोपैथी हो रही है क्योंकि प्रोप्टोसिस हो रही थी, या सिवियर उसको कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, तो हम ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में भी मेडिकल ट्रीटमेंट है सबसे पहले, उसमें जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं पेरी ऑर्बिटल हेमेंजोमा के लिए। इसमें याद रखिएगा ओरली प्रोपेनोलोल जो है वाइडली यूज़ किया जाता है बीटा ब्लॉकर, और टॉपिकल प्रिपरेशन में हम टिमोलोल जो है देंगे, ये भी इक्वली इफेक्टिव है। नंबर 2, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इंट्रालेजनल, जहाँ पे लेजन है वहाँ इंट्रालेजनल इंजेक्शन दिया जाता है ट्राईएम्सिनोलोन एसीटोनाइड का या डेक्सामेथासोन का, कुटेनियस या प्री सेप्टल ट्यूमर के अंदर, तो ये यूजुअली इफेक्टिव रहता है। टॉपिकली हम हाई पोटेंसी के स्टेरॉयड जैसे कि क्लोबेस्टासोल प्रोपियोनेट क्रीम भी कभी कभार अप्रोप्रिएट दे सकते हैं हम, लेकिन ये स्लो होती हैं अपना इफेक्ट दिखाने में। सिस्टेमिकली स्टेरॉयड्स जो हैं ये भी हमें फ़ायदा देंगे डिफ्यूज़ वाली ऑर्बिटल लेजन्स में, डिफ्यूज़ या फिर अगर कोई ऑर्बिटल लेजन है तो सिस्टेमिकली भी स्टेरॉयड दे सकते हैं। थर्ड आता है इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2 ए, इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2 ए और इसके अलावा विनक्रिस्टीन, ये जो इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं, ये जो अगर स्टेरॉयड रेजिस्टेंट केस है तो उसमें हम देंगे, या साइट थ्रेटनिंग लेजन्स के लिए जो स्टेरॉयड से भी रेजिस्टेंट हो। लेज़र फोटोकोएगुलेशन भी की जाती है कैपिलरी हेमेंजोमा में, बहुत ही इफेक्टिव होती है अर्ली और सुपरफिशियल वाली लेजन्स के लिए। रेडिएशन थेरेपी भी इफेक्टिव रहती है सर्टेन कैपिलरी हेमेंजोमास को मैनेज करने के लिए, और एम्बोलाइजेशन रेडियोलॉजी भी ने अच्छा रिजल्ट शो किया है। सर्जिकल एक्सीजन, कंप्लीट एक्सीजन मुश्किल होती है जैसा कि हेमेंजोमास अनइनकैप्सुलेटेड है, इस वजह से। ठीक हो गया, दैट्स इट। दूसरा हमारे पास है कैवर्नस हेमेंजोमा, कैपिलरी हो गया। अब कैवर्नस हेमेंजोमा भी एक बिनाइन नॉन इन्फिल्ट्रेटिव स्लोली प्रोग्रेसिव वास्कुलर ट्यूमर होता है, यानी ये वास्कुलर मेलफॉर्मेशन है जो कि एंडोथीलियल लाइंड स्पेसेस की बनी हुई भी है और सराउंड हुई भी होगी वेल डिफाइंड फाइब्रस और कैप्सूल के साथ। यानी ये एक किस्म की वास्कुलर मेलफॉर्मेशन है जो एंडोथेलियम से लाइन हुई हुई स्पेसेस होंगी और वेल डिफाइंड फाइबर्स कैप्सूल के साथ सराउंड हुई होगी। है एक वास्कुलर ट्यूमर जो कि स्लोली प्रोग्रेसिव है, बिनाइन है, नॉन इन्फिल्ट्रेटिव है। इसका इंसिडेंस ये तकरीबन 5 से 7% ऑर्बिटल ट्यूमर्स में होता है कैवर्नस हेमेंजोमा। ठीक है, ऑर्बिट के ट्यूमर्स में ज़्यादातर मिडिल एज 30 से 50 के दरमियान प्रेजेंट करता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है देन मेल्स, 5:1। ये बना हुआ होता है डायलेटेड लार्ज वास्कुलर स्पेसेस का, थस कैवर्नस का। ठीक है, तभी इसको हम कैवर्नस कह रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी वास्कुलर स्पेसेस का, डायलेटेड स्पेसेस का बना हुआ है और एंडोथेलियल सेल्स इसको लाइन कर रहे हैं। तो सराउंडिंग में ये फाइब्रस सूडो कैप्सूल इसको सराउंड करेगा जिसकी प्रोमिनेंट आर्टीरियल सप्लाई नहीं होगी। इसकी ग्रोथ जो है नहीं होती क्योंकि इसमें जो सेल्यूलर प्रोलिफरेशन है, यानी इसमें जो है सेल्यूलर प्रोलिफरेशन हो रही है उस वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि ग्रेजुअली इनलार्जिंग वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन की वजह से वो वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन बड़ी हो रही है ग्रेजुअली, उस वजह से इसमें ग्रोथ होगी इस ट्यूमर में, कैवर्नस हेमेंजोमा में। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है विद इन द लेटरल पार्ट ऑफ द मसल कोन जस्ट बिहाइंड द ग्लोब, यानी जो ग्लोब है आईबोल है उसके पीछे जो है मसल कोन जहाँ पे होती है उसके लेटरल पार्ट में ज़्यादातर कैवर्नस हेमेंजोमास होते हैं। फीचर्स इसमें सिम्टम्स में पेशेंट को वही प्रोप्टोसिस होता है, डिप्लोपिया। प्रोप्टोसिस स्लोली प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल एक साइड का होगा, डिप्लोपिया क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ओकुलर मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डिप्लोपिया होगा। साइंस में इसको एक्सियल प्रोप्टोसिस होगा हमें मिलेगा, विजुअल फील्ड का डिफेक्ट होगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो रही है, फंडस पे ऑप्टिक डिस्क का एडिमा और कोरोइडल फोल्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस में उनमें हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें हमें स्मूथली एक सर्कमस्क्राइब्ड सी रेट्रोबल्बर हमने स्पेस देखी थी, वहाँ पे रेट्रोबल्बर लेजन मिलेगी जिसमें मॉडरेट टू हाई इंटरनल एकोजेनिसिटी होगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे। सीटी स्कैन और एमआरआई पे लेजन हमें वेल सर्कमस्क्राइब नज़र आएगी, राउंड सी होगी, ओवल सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास, ओवल सा सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास होगा। यहाँ पे ये फिगर देखिए, इसमें कैवर्नस हेमेंजोमा दिखाया गया है। ठीक है, ये सिटी स्कैन है जहाँ पे ये वेल डिफाइंड सा एक राउंड ओवल सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास हमें सिटी स्कैन पे शोन है। ट्रीटमेंट होता है कि इसको सिम्टोमेटिक वाली जो लेजन्स हैं उनको हमने बस सर्जिकली रिमूव करना है। ठीक है, कैवर्नस हेमेंजोमा को। नेक्स्ट आता है टॉपिक कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CST। ये असल में फॉर्मेशन होती है ब्लड क्लॉट की जो हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर बन जाए तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कहेंगे। बहुत ही वेरी रेयर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो एडल्ट्स को और चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। ये होता क्यों है? किसी स्प्रेडिंग इन्फेक्शन की वजह से, नोज से, साइनसेस, ईयर या इवन टीथ से जो इन्फेक्शन आ गया है साइनस, कैवर्नस साइनस के अंदर, ब्रेन में। मोस्ट कॉमन में एजेंट्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म? स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, 20% ट्रीटेड
और अप टू 100% अनट्रीटेड केसेस में जो है मोर्टेलिटी होगी। 20% ट्रीटेड वालों में भी हो सकती है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर सेप्टिक है, लेकिन एसेप्टिक भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में सेप्टिक वाला जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फॉर्म, और इसके फीचर्स होते हैं क्योंकि सेप्सिस है इसमें क्लासिक प्रेजेंटेशन होगी कि पेशेंट को अचानक से रैपिड ऑनसेट का फीवर होगा, सीवियर हेडेक 50 to 90% केसेस में, मलेज, नोजिया और वॉमिटिंग। डेलीरियम होगी इसमें पेशेंट को, क्योंकि डेलीरियम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको मेनिंजाइटिस हो गया है और सेप्टिक एम्बोलाई वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो डेलीरियम। देन वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन, प्रोप्टोसिस हो जाएगा यानी आउटवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, यूनिलेटरली भी हो सकता है या ऑफन बायलेटरली, साथ में कंजक्टिवा में इडीमा और कीमोसिस भी हो सकती है। ये सब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा उसकी वजह से आईलिड्स का इडीमा होगा, ब्रिज ऑफ द नोज का इडीमा। फंडस की एग्जामिनेशन पे हमें डायलेशन और टॉर्चुसिटी मिलेगी रेटाइनल वेन्स की, ठीक है, क्योंकि वेन्स जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ है ना, और रेटाइनल हेमरेज भी हमें फंडस पे मिलेगा, पेपिलिडीमा भी हो सकता है। दूसरी साइड की कॉन्ट्रालेटरल आई भी इन्वॉल्व हो सकती है 48 आवर्स के अंदर, उसमें भी इस तरह के फंडस में हमें चेंजेस मिलेंगे। इडिमा मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर भी हो सकता है, टेम्पोरल बोन के उस अफेक्टेड साइड पे, कान के पीछे, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्ली डायग्नोस्टिक साइन यही होता है। मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर हमारे टेम्पोरल बोन में जो होता है ना मैस्टोइड प्रोसेस, उस पर जो एयर है उसके पीछे हमें इडिमा नजर आएगा। अब क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट पे आ जाए, नंबर 3 जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में हो रहा है, तो जो 6th क्रेनियल नर्व होती है एब्डुसेंस, ये कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होती है। उसकी वजह से फिर एबडक्शन जो है लेटरल मूवमेंट ऑफ द आईबॉल डिक्रीज हो जाएगी। 3rd क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो पेशेंट को टोसिस होगा और उसकी डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी। कंप्लीट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा क्योंकि उसकी 3rd, 4th और 6th नर्व इन्वॉल्व हो रही है। पेरी ऑर्बिटल उसको सेंसरी लॉस भी होगा और उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स बिल्कुल लॉस हो जाएगा क्योंकि 5th नर्व भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। विजुअल एक्विटी भी रिड्यूस होगी एंड रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बायलेटरल कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया, पेशेंट को टोसिस भी हो रहा है, और देखिए बहुत ज़्यादा कंजक्टिवा में कीमोसिस हो गई है जो हमें कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में मिल रही है। डायग्नोस ऐसे करते हैं, हम इसमें CBC करवाते हैं, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड कल्चर, लंबा पंचर करते हैं ताकि मेनिंजाइटिस को रूल आउट किया जा सके। इमेजिंग में CT स्कैन किया जाता है कंट्रास्ट के साथ, MRI, CT वेनोग्राम और MRI वेनोग्राम। ट्रीटमेंट है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में, याद रखिएगा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स IV में देते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। एंटीकोगुलेंट्स का रोल अभी तक कंट्रोवर्शियल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑफन देंगे लेकिन डेमोन्स्ट्रेटेड इसकी एफिशिएंसी जो है नहीं है। सर्जिकल ड्रेनेज भी रिक्वायर्ड होता है कुछ सर्टेन केसेस में। दैट्स इट। अगला टॉपिक है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, CCF। देखिए आर्टेरियो और वीनस फिस्टुला की जो डेवलपमेंट है कैरोटिड आर्टरी के और जो वीनस कैवर्नस साइनस होता है उसके दरमियान ये फिस्टुला की डेवलपमेंट होती है। इसको क्लासीफाई किया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर। जो डायरेक्ट फिस्टुला होते हैं इनमें जो है हाई फ्लो शंट होगा, जिसमें कैरोटिड आर्टरी का जो ब्लड है हाई प्रेशर वाला वो डायरेक्टली पास होगा कैवर्नस साइनस के अंदर, किसके थ्रू एक डिफेक्ट आ गया है इंट्रा कैवर्नस पोर्शन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमें पता है कि हमारी कैवर्नस साइनस के अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है, तो वहाँ पे उसके इंट्रा कैवर्नस पोर्शन में कोई डिफेक्ट आ गया जिसके थ्रू जो है हाई प्रेशर वाला ब्लड जो है आर्टीरियल ब्लड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का वो कैवर्नस साइनस में पास हो रहा है थ्रू द डायरेक्ट फिस्टुला। क्यों बनता है डायरेक्ट फिस्टुला? 75% केसेस में ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से भी बन सकता है, स्पॉन्टेनियसली जब एन्यूरिज्म रप्चर कर जाए तो डायरेक्ट फिस्टुला बनेगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट फिस्टुला या ड्यूरल शंट उसको कहेंगे। इसमें अब लो फ्लो शंट हो जाएगा जिसमें जो इंट्रा कैवर्नस पोर्शन है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, सही होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन आर्टीरियल ब्लड जो है वो फ्लो करेगा थ्रू द मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल या इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज इनडायरेक्टली इनटू द कैवर्नस साइनसेस, ठीक है। इनडायरेक्टली वो कैवर्नस साइनसेस में ड्रेन करेंगी और इसके जो फीचर्स होंगे वो सटल होंगे बनिस्बत उस डायरेक्ट फिस्टुला के, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आर्टीरियल ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, जो मेनिंजियल ब्रांचेस होती है ना हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की, उनकी मेनिंजियल ब्रांचेस से इनडायरेक्टली जो है कैवर्नस साइनस के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है। लो फ्लो शंट हो रहा है और क्लिनिकल फीचर्स भी इसमें सेटल होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में डायरेक्ट वाली जो टाइप है जिसमें ज़्यादा फीचर्स हो रहे थे, तो उसमें तो एक VA, डिप्लोपिया और ऑडिबल ब्रूट हमें मिलेगा। कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में
पेशेंट को जो है पल्सेटाइल किस्म की प्रोप्टोसिस होगी जिसमें ब्रूट भी होगा, ऑर्बिटल इडीमा मिलेगा हमें, ठीक है, और इंजेक्टेड कीमोटिक कंजक्टाइवा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसका वेरिएबल हो सकता है, इंट्राओकुलर प्रेशर भी जो है रेज होगा पेशेंट का, और वेरिएबल ऑफ्थेल्मो पैरेसिस होगी, यानी ज़्यादातर थर्ड और जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है उनकी वजह से रिटाइनल वेन की भी इन्गोजमेंट मिलेगी, रिलेटिव एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट, डिस्क की स्वेलिंग हो जाएगी, और एंटीरियर सेगमेंट में जो है स्कीमिया मिलेगी। यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है, प्रोप्टोसिस हो गई है, पेरी ऑर्बिटल इडीमा भी हुआ है पेशेंट को, और उसकी जो है कंजक्टाइवल वेसल्स की इन्गोजमेंट हो गई है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला में, डायरेक्ट वाले में, ठीक है। दूसरा जो इनडायरेक्ट वाला कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जिसको हम ड्यूरल शंट भी कहते हैं, तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, या फिर इसमें पेन जो है होगा, या इवन कॉस्मेसिस हो सकता है। तो कीमोसिस हमें मिलेगी, इसमें एपिस्क्लेरल वीनस इन्गोजमेंट हो जाएगी, आर्टेरियलाइजेशन और रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। इन्वेस्टिगेशन पे आ जाएँ तो हम टेस्ट जो है उसमें ऑर्बिटल इमेजिंग में हम डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी और बी स्कैन करवाते हैं, सीटी एमआरआई, इसमें हमें डायलेटेड सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन नज़र आएगी जो इस फिस्टुला की वजह से डायलेट हुई है, और माइल्ड थिकनिंग हमें मिलती है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की, ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसमें हमने हाई फ्लो कैरोटिड कैवर्नस जो फिस्टुला होते हैं ये विजुअल लॉस भी करवा सकते हैं तकरीबन 50% ऑफ द केसेस में, और ये रिक्वायर करते हैं क्लोजर बाय द कैथेटर एम्बोलाइजेशन, या जिसमें जो है सक्सेस रेट मोर देन 85% होता है, ठीक है। ये हाई फ्लो कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला जो है उसमें जो है विजुअल लॉस होता है 50% केसेस में, और उसको हमने कैथेटर एम्बोलाइजेशन की मदद से क्लोज करना होता है जिसमें मोर देन 85% सक्सेस रेट होता है। लो फ्लो वाला जो ड्यूरल शंट्स होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियसली थ्रोम्बोज कर जाते हैं तकरीबन 40%। इसके अलावा इंटरवेंशन जो है वो रिजर्व की गई है उन केसेस के लिए जिनमें ग्लोकोमा होता है, विजुअल एक्विटी अगर इफेक्ट हुई है, डिप्लोपिया हुआ, या इवन सीवियर पेन। देन आता है टॉपिक हमारे पास अगला विच इज़ द डर्मोइड सिस्ट। ये बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा होता है जिसको हम कोरियोस्टोमा भी कह सकते हैं। कोरियोस्टोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर है जो कंसिस्ट करेगा, इसमें एक नॉर्मल टिश्यू होगा एबनॉर्मल लोकेशन पर, लेकिन ठीक हो गया, नॉर्मल टिश्यू इन एबनॉर्मल लोकेशन, उसको हम कहते हैं इस बिनाइन ट्यूमर को कोरियोस्टोमा। ये हमारी जो एम्ब्रियोनिक डर्मिस एपिडर्मिस होती है उससे अराइज करता है। एम्ब्रियोनिक जो एपिडर्मिस है वो डिस्प्लेस हो जाती है सबकुटेनियस लेजन के अंदर, है एपिडर्मिस और वो सबकुटेनियसली आ गई है, डिस्प्लेस हो गई है, तो ये कोरियोस्टोमा बन जाता है। बहुत ही कॉमन है ये ऑर्बिटल ट्यूमर चाइल्डहुड का। डर्मोइड सिस्ट कंसिस्ट करेगी कि इसमें वाल होगी जो लाइन हुई होगी कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के साथ, साथ में डर्मल अपेंडेजेस होंगे जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स भी होंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स। लूमेन में जो है इसके अंदर यानी डर्मोइड सिस्ट में लूमेन होगा जिसमें ऑयल, कैरेटिन और हेयर हो सकते हैं। टाइप्स होती हैं डर्मोइड सिस्ट की, एक सुपरफिशियल डर्मोइड, दूसरा डीप डर्मोइड। सुपरफिशियल वाला हमारा जो ऑर्बिटल सेप्टम है उसके एंटीरियरली लोकेटेड होगा, डीप डर्मोइड ऑर्बिटल सेप्टम के पोस्टीरियरली। डिटेल है आगे सुपरफिशियल डर्मोइड की, ये ज़्यादातर याद रखिएगा इन्फेंसी के दौरान मिलता है, ठीक है। सुपरफिशियल है यानी ऑर्बिटल सेप्टम के एंटीरियरली है, ये सुपीरो टेम्पोरली ज़्यादातर लोकेटेड होता है। ओकेजनली ये सुपीरो नेज़ल ऑर्बिटल मार्जिन पे, सुपीरो और नेज़ल जो हमारा ऑर्बिटल मार्जिन है वहाँ पे लोकेटेड होगा। ये एक फर्म सी राउंड स्मूथ सी पेनलेस मास की तरह जो 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर को होगा इस तरह अपीयर करेगा, फ्रीली मूवेबल होगा अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे फ्रीली मूवेबल होगा। इसके जो पोस्टीरियर मार्जिन होते हैं वो हम इजीली पाल्पेट भी कर सकते हैं। फिगर देखें यहाँ पे डर्मोइड से सिखाया गया, तो इसके पोस्टीरियर मार्जिन जो है इजीली पाल्पेट किए जा सकते हैं। ज़्यादा कॉमन साइड जो है हमने कहा कि ये होती है सुपीरो टेम्पोरली जो फिगर में भी शोन है, ओकेजनली सुपीरो नेज़ल हो सकती है। ये ग्लोब की डिस्प्लेसमेंट के साथ याद रखिएगा एसोसिएटेड नहीं होता, इसमें कोई भी प्रोप्टोसिस नहीं होगी, जैसा कि कोई भी ये बोनी डिफेक्ट नहीं करवा रही, ये बस एज के साथ जो है बड़ा होता जाएगा, एनलार्ज कर जाएगा। सीटी स्कैन जो है हम इंडिकेट करते हैं ताकि हम डम्बल एक्सपेंशन जो है उसको एक्सक्लूड कर सकें थ्रू द सूचर्स इनटू द अंडरलाइंग ऑर्बिटल बोन। डम्बल एक्सपेंशन होती है जो ब्रेन में सूचर्स होते हैं ना स्कल के, उनमें से जो है ये एक्सटेंड कर जाती है अंडर ऑर्बिटल बोन के अंदर इस तरह, तो डम्बल किस्म का जो है एक्सपेंशन होती है, इसको रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन किया जाएगा। ठीक होगा, ट्रीटमेंट है कि हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे डर्मोइड सिस्ट को। दूसरी होती है हमने कहा डीप डर्मोइड, अब ये एडोलेसेंस के दौरान या एडल्ट लाइफ के दौरान प्रेजेंट करती है, देखी गई है, और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट होगी ग्लोब की, या फिर हम कह सकते हैं नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस होगी। दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, इसमें नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस होगी। इसमें याद रखिएगा साथ में बोनी डिफेक्ट भी हो सकता है, और ऑफन ये पाल्पेबल नहीं होती, ठीक है। उससे सुपरफिशियल देखें तकरीबन ऑपोजिट कंडीशन है, पाल्पेबल भी नहीं है क्योंकि ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है। सीटी स्कैन में हमें हेट्रोजेनस वेल सर्कमस्क्राइब्ड सी एक लेजन नजर आएगी
यहाँ देखिए हेट्रोजीनस वेल सर्कमस्क्राइब्ड लेजन यानी डीप डर्मोइड दिखाया गया है MRI पे। कॉम्प्लिकेशन डीप डर्मोइड जो है बड़ी भी हो सकती है, इनलार्ज होकर लीक करेगी अपने कंटेंट्स को सराउंडिंग वाले टिश्यूज़ के अंदर, तो उसकी वजह से पेनफुल ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाएगी और ट्रीटमेंट है कि हम इसको सर्जिकली एक्साइज करें। देन है एपिडर्मोइड सिस्ट। एपिडर्मोइड सिस्ट जो याद रखिएगा एपिडर्मिस के साथ सिर्फ लाइन हुई हुई होती है और ये फिल हुई हुई होगी केराटिन के साथ, यानी इसके अंदर हमें केराटिन मिलता है और कोई भी इसमें डर्मल अपेंडेजेस नहीं होंगे। ट्रीटमेंट है कि हम इसको सर्जिकली एक्साइज करें। देन आता है रेब्डोमायोसार्कोमा। अगला टॉपिक है ऑर्बिटल रेब्डोमायोसार्कोमा, एक मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है मसल्स का और जो सॉफ्ट टिश्यू हैं ऑर्बिट के उनका। तो ऑर्बिटल रेब्डोमायोसार्कोमा मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म मसल्स का भी है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्बिट का, बहुत ही कॉमन है प्राइमरी ऑर्बिटल मैलिग्नेंसी बच्चों के अंदर, जो 5% ऑफ ऑल चाइल्डहुड कैंसर का कॉज बनती है। तकरीबन 90% जो इस तरह के बच्चे हैं उनमें ये 16 साल की उम्र के से पहले जो है हो जाता है, और एवरेज जो एज है इसके ऑनसेट की वो 7 ईयर्स ऑफ एज है रेब्डोमायोसार्कोमा की। ये कहाँ से अराइज करता है? जो अनडिफरेंशिएटेड प्लूरीपोटेंट मेसेनकाइमल सेल्स हैं, और इसके अलावा इसको पोटेंशियल है कि ये आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाए स्ट्राइएटेड मसल के अंदर। ठीक है, अराइज अनडिफरेंशिएटेड प्लूरीपोटेंट मेसेनकाइमल सेल से करा आगे जाके स्ट्राइएटेड मसल में भी डिफरेंशिएट हो सकता है। इसकी हिस्टोलॉजिकली 3 टाइप्स होती है, हमने पैथो में भी पढ़ी हैं रेब्डोमायोसार्कोमा की, एम्ब्रियोनल टाइप, एल्वियोलर टाइप, बोट्रॉइड टाइप एंड प्लियोमॉर्फिक। एम्ब्रियोनल हमने पढ़ा था बहुत कॉमन है, 85% होती है ऑर्बिटल लेजन और प्रेजेंट करती है मोस्ट कॉमनली यंग चिल्ड्रंस में। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। एल्वियोलर वाली रेयर है, बोट्रॉइड टाइप इन्फेंट्स में ज़्यादातर कॉमन है और प्लियोमॉर्फिक ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर। रेब्डोमायोसार्कोमा के क्लिनिकल फीचर्स में मेल टू फीमेल रेशो होता है 5:3। बहुत जल्दी ये रैपिडली प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस करवा देता है, तकरीबन हफ्तों के अंदर प्रोप्टोसिस होगा। ठीक है, एक साइड का, और ये ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस को भी मिमिक कर सकता है। एडवांस केसेस में हमें ये सिवियर प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। इसका फिगर भी शोन है A एंड B। यहाँ देखिए राइट आई में रेब्डोमायोसार्कोमा हो गया जो सिवियर किस्म की प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे भी प्रोप्टोसिस हो गई है लेफ्ट आई में ड्यू टू द रेब्डोमायोसार्कोमा। मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है ये सुपीरो नेजल या सुपीरियर जो क्वाड्रेंट है उसको इन्वॉल्व करता है, लेकिन किसी भी पार्ट ऑफ द ऑर्बिट को इन्वेड कर सकता है। स्वेलिंग और रेडनेस भी हो जाती है इसमें ओवरलाइंग स्किन की, लेकिन स्किन वार्म नहीं होगी। पेन इसमें लेस कॉमन है, पेन नहीं होता इतना। डिप्लोपिया ज़्यादा फ्रिक्वेंट होगा। इन्वेस्टिगेशन में CT स्कैन करवाया जाता है। ट्यूमर्स हमें होमोजेनस पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड राउंड से लेके ओवॉइड मास की तरह प्रेजेंट करेगा, जो कि आइसोडेंस होगा टू मसल। ठीक है, आइसोडेंस CT स्कैन पे हमें आइसोडेंस मिलेगा, और MRI पे हमें पुअरली डिफाइंड एक मास की तरह नज़र आएगा। ये देखिए CT स्कैन किया गया है रेब्डोमायोसार्कोमा का, आईबॉल बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन रेब्डोमायोसार्कोमा ने इस आईबॉल को बिल्कुल सराउंड कर दिया है। इंसिजनल बायोप्सी करेंगे ताकि हम डायग्नोज करें और टाइप ऑफ लेजन को इस्टेब्लिश करें। सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट है कि सर्जिकल एक्साइज कर दें, वेल सर्कमस्क्राइब्ड लोकलाइज वाली ट्यूमर को सर्जिकली एक्साइज कर देंगे। दूसरा, हम कंबाइंड रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देते हैं एडवांस वाले ट्यूमर्स के लिए, अगर वो एडवांस स्टेज पे आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है टॉपिक ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। ये एक स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है जो कि हमारे एस्ट्रोसाइट्स से अराइज करता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट सेल्स हमें पता है CNS में होते हैं, उनसे ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा अराइज करेगा। एस्ट्रोसाइट एक ग्लियल सेल्स की काइंड होती है जो कि सपोर्ट भी कर रही होती है और नरिश करती है न्यूरॉन्स को हमारे ब्रेन के अंदर। ये टिपिकली जो ट्यूमर है चिल्ड्रंस में होता है फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में। 30% जो है ऑप्टिक नर्व की ग्लायोमा न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1 के साथ एसोसिएट होता है, साथ में पेशेंट को ये कंडीशन भी होगी। और ऑप्टिक नर्व की ग्लायोमा 1% ऑफ ऑल इंट्राक्रेनियल ट्यूमर होते हैं। मैलिग्नेंट ग्लायोमास रेयर है और ये ऑलमोस्ट ऑलवेज एडल्ट्स मेल्स में होंगे, और इनकी प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होती है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा में? एक तो विजन लॉस हो रहा है लेकिन ग्रेजुअली, बहुत ही कॉमन सिम्टम है इसमें, और प्रोप्टोसिस भी होगी लेकिन ये भी ग्रेजुअली होगी। पेनलेस किस्म की एक साइड की यूनिलेटरल ऑफन नॉन एक्सियल टाइप की प्रोप्टोसिस। यहाँ देखिए फिगर में ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा हो गया है बच्चे को और नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस हो रहा है, यानी सेंट्रल नहीं है, नॉन एक्सियल है। एग्जामिनेशन देख करेंगे तो हमें विजन जो है पेशेंट का डिक्रीज मिलेगा और उसको रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा में फंडस की एग्जामिनेशन में इनिशियली हमें ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग मिलती है और बाद में ऑप्टिक की एट्रोफी हो जाएगी क्योंकि ग्लायोमा है, तो ऑप्टोसीलरी जो शंट वेसल्स हैं ये भी मिल सकती हैं।
इंट्राक्रेनियल स्प्रेड भी हो सकता है ब्रेन के अंदर कियाज़मा की तरफ और हाइपोथैलेमस की तरफ, याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन करेंगे तो हमें ऑप्टिक नर्व की फ्यूसीफॉर्म इनलार्जमेंट मिलेगी, ठीक है, सीटी स्कैन पे, और उसके क्लियर कट मार्जिन हमें नज़र आएंगे जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय इंटैक्ट ड्यूरल शीथ। यहाँ देखिए फिगर में ऑप्टिक नर्व का देखिए ग्लायोमा हो गया है, सीटी स्कैन पे हमें मिल रहा है, और इसमें हमें ड्यूरल शीथ जो है बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगी। एमआरआई पे भी जो है फ्यूसीफॉर्म इनलार्जमेंट मिलेगी इस ऑप्टिक नर्व की, साथ में जो है ना किंकिंग और बकलिंग हो जाएगी ऑप्टिक नर्व की। यहाँ पे फिगर देखें, एमआरआई किया गया है और जिसमें ग्लायोमा की जो है हमें किंकिंग मिल रही है, ऑप्टिक नर्व की ग्लायोमा है जिसमें ऑप्टिक नर्व की क्लिंकिंग हो गई है, किंकिंग यानी ये टर्न आ रहा है, किंक मिल रहा है, और ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा भी दिखाया गया है। ठीक हो गया। तो यूज़फुल होता है कि हम डेमोन्स्ट्रेट करें इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन कितनी हुई है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें वही फ्यूसीफॉर्म इन्लार्जमेंट मिलेगी ऑप्टिक नर्व की। ट्रीटमेंट है कि हम इसको जो है ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन कंसिडर की जाती है। अगर ये ट्यूमर कन्फाइंड है ऑर्बिट तक और उसकी पेशेंट की विजन भी अगर अच्छी है तो बस हम इस ग्लायोमा में ऑब्जर्व करेंगे। सर्जिकल एक्सीजन तब की जाएगी जब ट्यूमर बड़ा है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसेस करवा रहा है या विजन पुअर हो गई है पेशेंट की। यहाँ देखिए फिगर में आई बॉल है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व का देखिए ग्लायोमा हो गया जिसमें ड्यूरल शीथ बिल्कुल इंटैक्ट है। कीमोथेरेपी इंडिकेट की जाती है जब ट्यूमर बड़ा हो जाए, ठीक है, और उसने कियाज़मल एक्सटेंशन कर दिया, कियाज़मा तक आ गया, तो हम कीमोथेरेपी देंगे। रेडियोथेरेपी तब देंगे जब ट्यूमर जो है उसको रीसेक्ट नहीं किया जा पा रहा, तो रेडियोथेरेपी। अगला टॉपिक है ऑप्टिक नर्व शीथ का मेनिंजोमा। ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजोमा ONSM, ये भी बिनाइन ट्यूमर है जो हमारे मेनिंजोथीलियल जो सेल्स होते हैं एरिकनॉइड विलाय के, ठीक है, एरिकनॉइड विलाय हमें पता है ब्रेन में होते हैं, सराउंड करते हैं, CSF जो है उसको रिजॉल्व करते हैं, उसके जो मेनिंजोथीलियल सेल्स हैं इन एरिकनॉइड विलाय के, उनसे ये ट्यूमर अराइज करता है, बेनाइन ट्यूमर है। टिपिकली मिडल एज की वुमेंस को अफेक्ट करता है। मेनिंजोमास ऑर्बिट के जो है अफेक्ट करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वाला ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजोमास इतने कॉमन नहीं है बनस्बत ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा के, और 2/3 जो सारे मेनिंजोमास हैं जो ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरीली इंट्राक्रेनियल लेजन, यानी इंट्राक्रेनियल लेजन ही एक्सटेंड करती है और उससे 2/3 मेनिंजोमास अराइज करते हैं ऑप्टिक नर्व में। टिपिकली ये जो ऑप्टिक नर्व के शीथ मेनिंजोमा है, ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजोमा, ये सर्कमफेरेंशियली ग्रो करेगा ऑप्टिक नर्व के अराउंड और बिना किसी इन्वेजन के ऑफ द नर्व टिश्यू को इन्वेड नहीं करेगा, बस अराउंड सर्कमफेरेंशियली ग्रो करेगा। ये जो है ना नर्व की लेंथ में स्प्रेड भी कर सकता है पूरी लेंथ, और इसको पोटेंशियल है कि ये जाके इंट्राक्रेनियल स्पेस को इन्वेड कर दे, वहाँ पे एंटर कर जाए। क्लिनिकल फीचर होते हैं इसमें, टिपिकली जो फीचर होता है वो ग्रेजुअल किस्म का लेकिन पेन लेस मोनोक्यूलर विजुअल लॉस होगा। जहाँ पे ये ट्यूमर हुआ है जिस ऑप्टिकल नर्व शीथ ट्यूमर, उस साइड पे यूनिलेटरल मोनोक्यूलर जो है विजुअल लॉस होगा, ग्रेजुअल होगा, पेनलेस होगा। एग्जामिनेशन में विजन डिक्रीज मिलेगा, रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, मोटिलिटी डिफेक्ट्स भी मिलते हैं हमें, रेस्ट्रिक्टिव मोटिलिटी डिफेक्ट, प्रोप्टोसिस भी होगा लेकिन ग्रेजुअली और एक साइड का। फंडस की एग्जामिनेशन पे हमें ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग मिलती है, ऑप्टोसीलरी कोलेटरल वेसल्स भी 30% केसेस में होंगे और ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशंस में देखिए सीटी स्कैन जब हम करवाएंगे तो हमें एक तो थिकनिंग भी मिलती है और कैल्सिफिकेशन मिलती है इसमें ऑप्टिक नर्व की, और ट्रैम ट्रैक इन्हेंसमेंट मिलेगी शीथ की। यहाँ फिगर देखें, ऑप्टिक नर्व शीथ मेनिंजोमा हो गया है और हमें ये ट्रैम ट्रैक साइन मिल रहा है। ठीक हो गया, ये हमें सीटी स्कैन पे मिलता है। ट्रैम जिस तरह ट्रैम ट्रैक होता है ना रेल की पटरी, उस तरह की जो है इस तरह की वो लाइन्स होती हैं, ये हमें इन्हेंसमेंट मिल रही है शीथ की सीटी स्कैन पे। एमआरआई पे जो है हमें डिफ्यूज़ किस्म का ट्यूब्यूलर थिकनिंग मिलेगी, डिफ्यूज़ और ट्यूब्यूलर थिकनिंग हो जाएगी नर्व शीथ की, जो कि ऑप्टिक नर्व को ऐसे इनकेस करेगी। ऑफन एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रैम ट्रैक साइन प्रोड्यूस करेगी एक्सियल व्यू पे, या डोनट साइन हमें जो है कोरोनल व्यू पे। जाहिर सी बात है ये नर्व है अगर, तो इस तरह का डोनट साइन होगा कि उसको जो है थिकनिंग हो गई है, उसके नर्व शीथ का ट्यूमर हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी इन्वेस्टिगेशन में करवाई जा सकती है। ट्रीटमेंट है कि हम ऑब्जर्व करें, अगर विजुअल एक्विटी वैसे अगर गुड है तो ऑब्जर्वेशन ही रिकमेंड किया जाता है। सर्जिकल एक्सरसाइज करेंगे ब्लाइंड आई वाले केस में, सिवियर प्रोप्टोसिस हो गया है या उसने इंट्राक्रेनियली एक्सटेंड हो गया है ये नर्व शीथ ट्यूमर, तो हम उसको सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर्स। अब लैक्रिमल ग्लैंड यानी टीयर ग्लैंड जो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि अबव द आईबॉल सिचुएटेड होता है। हमारा जो एंटीरियर पार्ट है अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑर्बिट पे ये सिचुएटेड होता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड कंसिस्ट करता है कि इसके दो कनेक्टिंग पार्ट होते हैं, एक बड़ा सा इसका ऑर्बिटल पार्ट है, दूसरा छोटा स्मॉल पाल्पेब्रल पार्ट।
ग्लैंड टुगेदर जो है अपने एसोसिएटेड ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो डक्ट्स की बनी होती हैं, ये एक लैक्रिमल अपरेटस बनाता है। ये लैक्रिमल फ्लूइड यानी टीयर फ्लूइड को सिक्रीट करता है, एक वाटरी फ्लूइड है आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। लैक्रिमल ग्लैंड के ट्यूमर्स का इंसिडेंस होता है 1 in 1 million। 10% जो है वो ऑर्बिटल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड के ट्यूमर को क्लासीफाई किया गया है एपिथेलियल, बिनाइन, मैलिग्नेंट, नॉन एपिथेलियल। एपिथेलियल बिनाइन में जो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, मैलिग्नेंट में 3 होते हैं, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोकार्सिनोमा, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। और नॉन एपिथेलियल में होता है लिम्फोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। देन आता है हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा यानी बिनाइन मिक्स्ड सेल ट्यूमर। ये बहुत ही कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर है लैक्रिमल ग्लैंड का। 20% जो है सारे केसेस जो है ये लैक्रिमल फोसा की लेशंस होती हैं इसमें, यानी जो भी लैक्रिमल फोसा की 20% जो केसेस हैं उसमें ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ही होता है, बिनाइन मिक्स्ड सेल ट्यूमर कहते हैं इसको। ये जो एपिथेलियल और जो मायो एपिथेलियल टिश्यू होता है उनसे डिराइव होता है, हेंस इसको हमने नाम दिया है बिनाइन मिक्स्ड सेल ट्यूमर। एपिथेलियल भी है, मायो एपिथेलियल टिश्यू भी है। आइदर लोब से अराइज करेगा, मोस्ट कॉमनली ऑर्बिटल से। क्लिनिकल फीचर्स में एक तो इसमें ग्रेजुअल किस्म की पेनलेस प्रोप्टोसिस होगी, या जो सुपीरो लेटरल आईलिड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, सुपीरो लेटरल। ऑर्बिटल लोब जो है ट्यूमर का वो ग्रो करता जाएगा पीछे की तरफ। हमने पढ़ा ना ऑर्बिटल और पाल्पेब्रल पार्ट है, जो ऑर्बिटल पार्ट है वो पीछे की तरफ ग्रो करेगा और प्रोप्टोसिस करवा देगा, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, कोरोइडल फोल्ड्स। स्मूथ से फर्म नॉन टेंडर मास की तरह प्रेजेंट करेगा लैक्रिमल ग्लैंड फोसा में, जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा होता है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवाता है, यानी इससे डिस्टोपिया हो जाएगा ग्लोब का। पाल्पेब्रल पार्ट की बात करें तो ये अब आगे की तरफ ग्रो करेगा एंटीरियरली और अपर लिड की स्वेलिंग करवा देगा, लेकिन इसमें डिस्टोपिया नहीं हो रहा, यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ग्लोब की पाल्पेब्रल पार्ट नहीं करवा रही। लैक्रिमल ग्लैंड भी इनलार्ज हो जाएगा, जो कि हमें एस शेप की डिफॉर्मिटी शो करेगा, ठीक है, अपर आईलिड में। यहाँ पे देखिए लेफ्ट आई लैक्रिमल ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो गया है और ये हमें यहाँ पे शोन है। इन्वेस्टिगेशन में हम एक तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो हमें राउंड लोबुलेटेड लेजन मिलती है अल्ट्रासाउंड पे, जो टिपिकली मीडियम या हाई रिफ्लेक्टिविटी रखेगी। सीटी स्कैन या एमआरआई पे क्या होगा कि जो लैक्रिमल फोसा है वो उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, इंडेंटेशन मिलेगी हमें ग्लोब की, वेल सर्कमस्क्राइब्ड सा स्लाइटली नोडुलर ट्यूमर हमें सीटी एमआरआई पे मिलेगा, जिसमें 3% केसेस में कैल्सिफिकेशन होती है। यहाँ देखिए ये लैक्रिमल फोसा है और इसकी जो है एक्सपेंशन हो गई, बड़ा हो गया ये फोसा।